ठीक है। तो वो उसका जो जो ये सब PBDIT करने के बाद जो उसका 10% डिडक्शन हुआ वो इम्पोज किया गया था इसके स्टरलाइट्स के ऊपर। और ये क्या था, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर प्लांट्स इन इंडिया फॉर ऑपरेटिंग विदाउट ए वैलिड एनवायरमेंटल कंसेंट परमिट। द पेनाल्टी इम्पोज्ड वाज दैट ऑफ INR 1 बिलियन, यानी 100 करोड़ रुपया का इस पर पेनाल्टी लगा। कब? 2013 में। ठीक है। तो आज के हिसाब से वो पैसा लगभग करंट प्राइस के हिसाब से 180 करोड़ 190 करोड़ होगा। ठीक है। सो अब क्या है, it is important to note that after enactment of National Green Tribunal Act 2010, which seeks a line for all other environmental laws to itself, the penalties have been significantly increased. NGT establish होने के बाद पेनाल्टी जो इंक्रीज कर दिया गया था, इसीलिए इतना हैफ्टी फाइन लगा इस पर। Okay, for example, under section 26(1) of the act, the tribunal can award a punishment of 3 years or a fine of ₹10 crore for non-compliance with the order of NGT. Okay, NGT भी एक कोर्ट है एक तरह से, इसको भी अधिकार दिए गए हैं। अगर ये NGT के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो उसका फाइन है 10 करोड़ और 3 years पनिशमेंट। यहाँ देखो लिखा हुआ है 3 years पनिशमेंट, नहीं समझेगा लोग। सर आपकी आवाज ना फंस के आ रही है सर। फंस क्या रही क्या? जी सर, आपकी आवाज ना बीच बीच में फंस जाती है। ओके, अभी ठीक है? यस सर, अब भी ठीक है। ओके, चलो म्यूट कर लीजिए। ठीक है, लिखा है 3 years पनिशमेंट और या 10 करोड़, तो हो सकता है 3 ईयर का सजा काटेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। 10 करोड़ फाइन क्यों? लेकिन ये जो 3 years का पनिशमेंट है, ये उस कंपनी के डायरेक्टर और उसका CEO के लिए, तो उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। 10 करोड़ उसके लिए छोटा है। तो वो 10 करोड़ देके निकलेगा। ओके, ठीक है। तो बिजनेस को बिना अच्छे से फंक्शन करने के लिए, बिना किसी बाधा या रुकावट के, यह बहुत जरूरी है कि बिजनेस ऑपरेट करे, ताकि एनवायरमेंटलिस्ट और एनवायरमेंटल कानून की भी नहीं हो। ठीक है। और एनवायरमेंटलिस्ट भी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं करें। तो इनके लिए जरूरी है कि वो कठोरता के साथ लीगल कंप्लायंस जो है एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, उसका पालन करें। ठीक। तो सारा वे में अगर उसने ढंग से किया, सारे कंप्लायंस को फॉलो करते हुए करेंगे, तो पर्सन कैन ओपन ए कंपनी। तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी का। राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, everyday transactions, labor and employment practices, following safety measures, and last but not the least, environment regulations need to be consciously adhered to. कंपनी खोलने के लिए इन सब की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन कंपनी, पहले तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन, एवरीडे ट्रांजैक्शन, इस सबको मैनेज करेगा, लेबर को मैनेज करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस क्या वो फॉलो करता है, लेबर लॉ, ये सबको वो मेंटेन करेगा। इन सब करने के साथ साथ वह फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी मेजर्स को भी इंश्योर करेगा। जैसे अग्निशामक यंत्र रखेगा अगल बगल, थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हाइड्रोलिक वो वाटर हाउस होना चाहिए, ये सब तरह का पालन करना पड़ेगा सेफ्टी मेजर के लिए। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल लॉ का भी उसको
पालन करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस नीड टू बी कंसियसली एडहेयर्ड टू। इनके साथ भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का भी उस कंपनी को पालन करते रहना पड़ेगा। यानी कंपनी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका हर दिन का ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, लेबर्स कितने हैं, कितने गाए कितने गए, उसका एज क्या है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, ओके, उनको मजदूरी कितना दिया जाता है, उसके और अदर बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं वो क्या है, ये सब मैटरनिटी का लॉ क्या है, ऐसे करके इसका भी पूरा डिटेल डेप्थ में पूरा इसका कानून होगा। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के कानून होंगे, फिर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेना है, कोई भी दुर्घटना की स्थिति में बॉयलर फट गया तो क्या करना है, आग लग गया तो क्या करना है, किधर से भागेगा, इमरजेंसी एग्जिट किधर है, ये सब तरह के उसमें होंगे। और ओवरऑल उसको एनवायरमेंटल का रेगुलेशन का पूरा पालन करना है। जैसे वो हवा छोड़ेगा तो धुआं निकालेगा तो उसको क्या लिमिट रखना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, वाटर को कैसे ट्रीट करना है, ये सब ठीक है। तो एनवायरमेंटल लॉ में क्या क्या उसको पालन करना है कंपनी को, ताकि कंपनी स्मूथली फंक्शन करे बिना किसी हैसल के, किसी रुकावट के, किसी ऑब्जेक्शन के फ्रॉम दिस ग्रीन एनवायरमेंटलिस्ट या पब्लिक, आम पब्लिक या सरकार या पुलिस, किसी के भी ऑब्जेक्शन के बिना। तो वो अगर कानून का पालन करेगा एथिकली, अगर सर आज बता ही रहे थे एथिकली वो अगर करेक्ट रहेगा तो उसे, अगर वो फिर भी किसी मामले में फंसता है तो वह मामला झूठा होगा एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो क्या क्या एनवायरमेंट के लॉज हैं, एक्ट्स हैं जिसका किसी भी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या इंडस्ट्री को पालन करना पड़ता है। मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो हम देखेंगे क्या क्या रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशंस हैं, यानी क्या क्या विधेयक हैं, जो कानून हैं जो पास हुए हैं अभी तक। एनवायरमेंट तो बेचारा निरीह प्राणी है, प्राणी नहीं मतलब कोई एक एंटाइटी है जो कुछ बोलता नहीं सिर्फ सहता है, तो उसको बचाने के लिए क्या क्या कानून है। लिस्ट जो है इनॉर्मस है इन सब का, ओके, लेकिन यहाँ पर 8 लिस्ट कानून, ये मेजर बड़ा बड़ा जो है 8 एक्ट का मैंने यहाँ पर बनाया लिस्ट, ओके। इसमें भी जो थर्ड वाला है इसमें कई सारे हैं और ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू को, क्या आगे हो सकता है सिलेबस के डिटेल में होगा, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही इस बिजनेस को, एनवायरमेंट बिजनेसेस को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को किस तरह के एनवायरमेंटल कानून का पालन करना पड़ता है, सिर्फ नाम इंट्रोडक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर नाम का लिस्ट बनाया है, ठीक है। अगर सबको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं, अगर थोड़ा लगेगा तो लगेगा, कर भी सकते हैं एक्सप्लेन, देख लेते हैं। Here is a comprehensive list of legislations you need to abide by. You need to abide by means फैक्ट्रीज को भी अबाइड करना है, ओके, आपको भी अबाइड करना है। जैसे इसमें एक जो लॉ है, आपको फैक्ट्री नहीं है लेकिन मकान तो बनाते हो, ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यह हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कंस्ट्रक्शन अपने प्रीमाइसेस में कर रहे हैं या जिसके नाम पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जिसके मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, तो उस पर यह लागू होता है। तो हम बताएंगे इसको आगे अभी आपको। तो कहने का मतलब हुआ जो भी पार्टी इन्वॉल्व है एनवायरनमेंट के साथ, उसका बिजनेस एक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं इन कानूनों में से कोई ना कोई एक कानून या कुछ या सारे कानूनों के दायरे में आते हैं। फैक्ट्री जो है उनको लगभग इन सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जैसे व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज जो है, उनको इन सारे कानूनों में से बहुत सारे कानून से उनको छूट मिल गया है। व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री बताएंगे, व्हाइट कैटेगरी कौन है, ऑरेंज क्या है, रेड कौन से हैं, ग्रीन कौन से हैं। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन इसको। The first one is
जो सबसे पहले कानून पास हुआ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन लेजिस्लेशन विधेयक में 1974 में, और इसका नाम दिया गया वाटर एक्ट। कांट हियर योर वॉइस सर, केशव सिंह का कहना है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक व्यक्ति कह रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है, तो इसमें उन्हीं के मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, ठीक है। तो वाटर लॉ जो है आपका सबसे पहले बना, एंड व्हाट इट सेज दैट, और इसका एम क्या था 1974 में ये इनेक्ट हुआ, और एम था इसका टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, यानी प्रोवाइड करना है इसको कि किस तरह पानी को प्रदूषित होने से बचाएं और नियंत्रित करें। ठीक है, किसी फैक्ट्री से अब वो या तो फैक्ट्री बंद कर दो, पानी में कचरा जा रहा है उसका वाटर बॉडी में, एक उपाय है सदा फैक्ट्री बंद कर दिए। लेकिन कोई और रास्ता है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, कम कर सकते हैं, या कोई उसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं। ओके, फिर से मैसेज आया, कांट हियर योर वॉइस, ऑडियो कॉल ज्वाइन करें। ओके, तो तो यही है कि यह इस एक्ट का मकसद यही था, 1974 में पास हुआ था कि हम, और इसी समय परमाणु विस्फोट भी, पहला परमाणु परीक्षण भी किया था इंदिरा गांधी ने, और उसी समय पास हुआ था वाटर एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन और एंड फॉर द मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री। कंट्री में रिस्टोर करना है वाटर के क्वालिटी को, ओके, मेंटेन करना है, जो भी प्रदूषित हो चुके वाटर बॉडीज हैं उनको ट्रीट करना है, गंगा की सफाई करनी है, नदियों को साफ करना है। और एक्ट जो है अमेंड हुआ पहली बार 1988 में, और 88 में अमेंड होने के बाद एक बड़ा ड्राइव चला था गंगा नदी को क्लीन करने का कुछ महीनों तक। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, मुझे याद है अभी भी, पटना में काफी सारी सफाई हुई थी। लेकिन क्या होगा, ये एक बार कर दिया फिर छूट गया, ये हमेशा होते रहने, या तो पब्लिक सुधर जाए। विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वो अपने नदियों की, अपने जगहों की, पब्लिक प्लेसेस की इतनी ज्यादा वो केयर करते हैं कि आप देखकर दंग रह जाओगे। और यहाँ पर केयरलेस एटीट्यूड है, सबको अपना माल समझते हैं और उसको लीटर करते हैं। तो हुआ ये क्या कि ये इसके 74 में तो पास हुआ, फिर चूंकि अब वाटर का प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है वाटर पॉल्यूशन को, तो उसमें पैसा खर्च होगा, गवर्नमेंट को फंड चाहिए। ठीक है, तो फंड भी जो है पब्लिक से ही लेंगे, वाटर सेस लगा के। तो उन्होंने वाटर सेस लगाया, 1977 में इनेक्ट कर दिया वाटर सेस, लेवी और लेवी लगाया, और कलेक्शन ऑफ वाटर सेस लगाया। किस पर लगाया, ये वो पर्सन्स के ऊपर लगाया जो ऑपरेट करते हैं या कैरी करते हैं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जिसमें वाटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, उन इंडस्ट्रीज पर वाटर का सेस लगाया। यानी आप भी इस बर्डन को शेयर करोगे हमारे साथ, जो हम वाटर पॉल्यूशन के लिए खर्च, वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल और रेगुलेशन और प्रिवेंशन के लिए हम खर्च करने वाले हैं पैसा, सरकार। ठीक है, तो ये अच्छा कदम है था। तो इससे जो भी आय की, रेवेन्यू की प्राप्ति हुई, और उसको सेंट्रल बोर्ड जो है हमारा पॉल्यूशन वाला, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, CPCB, एक सेंट्रल बोर्ड है, और फिर
हर स्टेट में भी इसका एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसको स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है, गवर्न करती है। ठीक है, तो इससे प्राप्त हुई आय को सेंटर और स्टेट जो है बोर्ड जो है आपस में बांटे और वाटर के पोल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए दोनों साथ साथ में काम करते हैं। और अभी कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल नहीं, लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में हुआ था इसमें। ठीक, यानी 1974 में पास हुआ या 1977 में एक वाटर सेस इसमें ऐड कर दिया गया। 1988 में पहला अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में और 2003 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ वाटर एक्ट में। करेक्ट? आ रहा समझ में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट वन इज एयर। ठीक है, विधेयक का नाम वही था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, जिसका नाम दिया गया एयर एक्ट। तो इस समय फिर कारें बहुत की संख्या बढ़ने लगी, दौड़ने लगी। दिल्ली बम्बई में बहुत कारें दौड़ने लग गई। हाँ, मुंगेर में कम दौड़ती होगी, 1981 में कम, क्या इक्का दुक्का ही होगा अगर किसी का होगा यहाँ। बट कॉमर्शियल व्हीकल तो थे ही, ट्रक बस तो होते ही थे। तो एयर पोल्यूशन सिर्फ उसी से नहीं, फैक्ट्री से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है और माइंस से हो रहे हैं पोल्यूशन। माइंस, कोल माइंस बहुत एयर पोल्यूशन करता है, तो वो भी करते थे, अब कम हो गया है, बट स्टिल दे डू इट। तो एयर पोल्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आसानी से अगर हम सवाल पूछें आपसे तो आप आसानी से जवाब दे दोगे, बिना पढ़े ही। इसको क्या पढ़ने की जरूरत है? एयर आप लेते हो तो साफ ही एयर लोगे, गंदा एयर क्यों लोगे? जीवन के लिए भी जरूरी है। तो एयर को, क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करना ये हर आदमी का फर्ज है, क्योंकि वो खुद भी एयर ले ही रहा है अपने जिंदा रहने के लिए। तो एयर एक्ट जो है, एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 जो है, ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एबेटमेंट का मतलब होता है डिमिनिश करना, कम करना या खत्म करना, या इतना कम कर देना कि नेग्लिजिबल हो। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद भी एबेटमेंट तो नहीं हो पाया है, बट एक्ट इज देयर। आपको सड़क पर बिना पॉल्यूशन के गाड़ियां दौड़ते हुए मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रहा है, मिल जाएगा। कोई फैक्ट्री अपनी चिमनी से बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रहा है, मिल जाएगा। जिसको भी देखोगे वो बहुत ज्यादा छोड़ते हुए ही मिलेगा। तो इस यानी कहने का मतलब एयर प्रिवेंशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 इज एम ऑफ दिस एक्ट is to provide for the prevention, control and abatement of air pollution for किसके लिए? For the establishment। यानी establishment मतलब सरकार, देश, जनता, इनके लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? सरकारों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना करनी पड़ी, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी, ताकि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, और बोर्ड जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों को हम इनफ पावर दे सकें एक्ट के द्वारा। नहीं तो वो अपने किसी को दंड या सजा या फाइन या रूल, किसी को कंप्लायंस करवाना, इसको कैसे पालन करवाएगा? उसको कुछ अधिकार दिए रहेंगे, पावर दिए रहेगा। इसकी वजह, और यही जो है आपका एक्ट जो है 81 वाला, उसको पावर देता है। समझ में आ रहा है? जी सर। सो अब है आपका एयर एक्ट हो गया। होगा ये सब बाद में आपके अदर यूनिट्स में,
तो वहां पर और डिटेल में हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे, अभी आप ब्रीफली जान लो। ओके, द थर्ड वन इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसको ईपी एक्ट भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही विशाल एक्ट है, बहुत ही बड़ा एक्ट है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं। 86 में पास हुआ था, और ये उस चीज से प्रभावित था कि 1985 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद इस कानून को बनाया था देश की संसद ने, राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं इस कानूनों में, और ये कानून का पालन करना, और इस कानून के अंदर, इस विधेयक के अंदर कई सारे रूल्स हैं। तो यह विधेयक जो है एक तरह से छाता का काम करता है, इन रूल्स की भी रक्षा करता है, इसी कानून के अंतर्गत है। बार बार डिफरेंट अमेंडमेंट्स के द्वारा ये टाइम टू टाइम जोड़े गए हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो 1986 में ये पास हुआ। उसके बाद इसमें जो इस लिस्ट में जो दिया हुआ है उसमें टाइमलाइन के हिसाब से 1986 के बाद जो फर्स्ट वन ऐड हुआ वो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स रूल्स 1989। उसके बाद आया 89 के बाद कौन सा है नंबर पहले, 2016 16 16 89 11 2011 2006, फिर ये आया एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये सब कानून आते हैं। और ये कानून क्यों अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को, इंडस्ट्री को रन करने के लिए इन सारे कानूनों का पालन करना है। ओके, तो 2006 हो गया। आप लोग को बड़ा बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है ये फॉन्ट्स? तो मैं इसको मैग्नीफाई कर दूंगा। ठीक दिख रहा है? इज इट सर क्लियर दिख रहा है पर छोटा है, ठीक दिख रहा है सर। छोटा ना ज्यादा बड़ा है। जी सर, क्लियर है। क्लियर है? जी सर। यस सर, ठीक है। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है सर। फिर जी सर। फिर आया आपका ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। ये कोई कानून नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाले जो हैं इसको जारी करते हैं। इस रिपोर्ट को 2006 में ये आया था, तो हर साल ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो इस रिपोर्ट में यही रहता है कि इस वर्ष में हमारे देश में कितने जंगलों की कटाई हुई, कितने पेड़ों का नुकसान हो गया, कितना लॉस हुआ एनवायरनमेंट का, उसका पूरा असेसमेंट रहता है। और हम इसको कैसे मतलब फुलफिल कर सकते हैं, इसको कैसे हम बढ़ा मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके निगेटिव इम्पैक्ट को हम कैसे भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2006 में है। और फिर चलो वन बाय वन देख ही लेते हैं, क्यों अभी हम इस पर छोटा छोटा कर रहे हैं। चलो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया? पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका 1986 वाला, यो इसमें जो है ये पास हुआ था। ये भी राजीव गांधी के राजीव गांधी के गवर्नमेंट में पास हुआ था। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल डिजास्टर जो है उसकी वजह से, और अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 मई 1986 को ये पास हुआ था, और एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। तो डेट वेट याद रखना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ जान लीजिए 1986 याद रहना चाहिए, मई या नवंबर जरूरी नहीं है। ओके, और ये क्या करता है? दिस एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 authorizes the central government to protect and improve किसका? एनवायरमेंट का क्वालिटी एंड प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है किसको? एनवायरमेंट के क्वालिटी को। और कंट्रोल और रिड्यूस किसको करना है? पॉल्यूशन को, फ्रॉम ऑल सोर्सेस। 1986 तक ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था, सिर्फ पानी ही प्रदूषित नहीं हो रहा है, हवा ही प्रदूषित नहीं हो रहा है, साउंड पोल्यूशन भी है, एंड देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड पोल्यूशन है, अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन।
तो इन सब को ऑल सोर्सेज, पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो है उन सब को रिड्यूस करना है और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता थी प्रॉपर, जो कि सरकार का हाथ मजबूत कर सके। सरकार भी किसी को बुक करेगी, किसी के ऊपर फाइन लगाएगी या कोर्ट में केस करेगी कि आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो कोर्ट में भी किस कानून के तहत, वो कोई प्रावधान के तहत केस दर्ज होगा। अगर कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है तो वो भी बोलेगा हमको तो कानून ही नहीं है, तो हमको क्या पता, वो कोर्ट भी छोड़ देगा उसको, तो चलते रहेगा, सब करते रहेगा विनाश। तो ऐसा नहीं है। आपका ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पावर में आया। फिर अब इसके अंदर ये सारे जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स रूल 1989। ओके, ये क्या कहता है? इसका नाम से देखिए कि मैन्युफैक्चर यानी उसका निर्माण, बनाना, ये सब हजार्डस केमिकल्स का है रूल है। स्टोरेज और उसका इंपोर्ट, इन सब के लिए नियम, कायदे, कानून बनाए गए। क्योंकि हजार्डस केमिकल्स जो है उस अगर थोड़ी सी लापरवाही हो गई, ओके, तो उसमें काफी, तो एक बड़े एक्सीडेंट का रूप ले सकती है। जैसे भोपाल का ट्रेजेडी आपको बताया, ये क्या था, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, एक मानवीय भूल थी। चंद लाख रुपयों की बात थी, 25,000 आदमी मर गए, गवर्नमेंट का के ऊपर कितना बर्डन पड़ा, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी से पीड़ित लोगों के परिवारों को उनको कंपनसेशन देना पड़ा, घर बना के देने पड़े, रोजगार देने पड़े, उनके लिए अलग से अस्पताल बनाना पड़ा, एक हॉस्पिटल ही डेडिकेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजेडी बनाना। खैर अस्पताल बनाया तो बढ़िया बात है, इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। और उनके इलाज का ताउम्र खर्च जो है सरकार को उठाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो मैन्युफैक्चर है, तो इसलिए आप समझिए हजार्डस केमिकल्स जो है उसका हर तरह का उसमें होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी उसमें हादसा हो सकता है, स्टोरेज रखा तो भी हादसा हो सकता है। कोई केमिकल बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तुरंत आग पकड़ लेगा। कोई वोलेटाइल होता है केमिकल, उड़ जाता है, तो उसको बढ़िया से कंटेनर में ढक्कन टाइट करके रखना पड़ेगा। कोई टॉक्सिक होता है, तो हर कोई केमिकल है वो फैक्ट्री में बना है, वो मोस्टली जो है वो आपके लिए खतरनाक ही होंगे, ठीक है। और इवन मान लो कि कोई केमिकल का इंपोर्ट करना है जो हजार्डस कैटेगरी में है, तो उसका क्या रूल है? वो इंडिया, मान लो कि कोई टॉक्सिक चीज है वो आ रहा है विदेश से, अब आएगा इंडिया की धरती पर इतना लाख मेट्रिक टन टॉक्सिक चीज, वो तो जमीन में ही कहीं ना कहीं जाएगा, वो फैलेगा यहाँ पर। या वाटर बॉडी में जाएगा या लैंड में जाएगा, अल्टीमेटली वो बोरा से या सीसी से निकल के मिट्टी में जाएगा, नहीं तो पानी में जाएगा हमारे देश में। तो किस तरह के केमिकल्स को अलाउ करना है और उसको इंपोर्ट करने वाले जो हैं वो इन नियम, कायदे, कानूनों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये सब इंश्योर किया जाता है इस कानून के द्वारा। और इसमें मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और इंपोर्ट जो है हजार्डस केमिकल का आपका इसमें रेगुलेशन है, ठीक है। 1989 में आया था, और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो लाया था, बाद में अमेंडमेंट हुआ 94 में और 2000 में भी। और यही कानून जो है रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स इन इंडिया। ठीक, आ रहा समझ में? यस सर। और यही कानून जो है इंडस्ट्री में जो बड़े एक्सीडेंट होते हैं
उनको बचाने के लिए व्यवस्था की गई है इस कानून में। और अगर हो गया एक्सीडेंट तो उसके बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम है, उस परिणाम से डील करने के लिए भी इसमें गाइडलाइंस प्रावधान बनाए हुए हैं कि उससे इंज्योर्ड होने वाले पर्सन, उससे कैजुअलिटी होने वाले पर्सन के परिवार को क्या मिलेगा। ये सब भी इसी कानून में है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इस तरह के फैक्ट्री में इन्वॉल्व हैं, इस तरह के कामों में, हजारडस वेस्ट केमिकल्स के काम में, देखिए दो तरह की चीज है, हजारडस वेस्ट एंड हजारडस केमिकल। हजारडस वेस्ट जो है वो भी केमिकल ही है, लेकिन वो क्या है, वेस्ट है, उसका उससे फिर कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं तैयार करने वाला है। कंपनी के लिए वो बेकार चीज है, वो बर्डन है, वो कहीं भी चाहेगा कि उसको फेंक दे, डंप कर दे, नदी में बहा दे, जमीन पर फेंक दे, हवा में उड़ाते हैं। लेकिन हजारडस केमिकल जो है वही कंपनी के लिए यूजफुल चीज है, क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्ट तैयार होने वाला है जिसको वो बेचेगा, ठीक है। और ये हजारडस केमिकल से जो यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है, या कोई हजारडस रॉ मटेरियल है, या वो कोई यूजफुल प्रोडक्ट है, तो इसके जनरेशन में या प्रोसेस में, पैकेजिंग में ही सही, मार्केटिंग में सही, कुछ वेस्ट तो होगा ही, और वो वेस्ट हजारडस वेस्ट निकलेगा। या कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, वो हजारडस नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो उसमें प्रक्रियाएं चली बहुत सारी उस वस्तु को बनाने में, उस प्रक्रिया में बहुत सारा क्या हुआ, वेस्ट जनरेट हुआ। तो ये भी है एक पहलू इसका। तो यही कानून जो है किसी भी आदमी को वर्किंग साइट पर, जैसे आप मजदूर है, वो हजारडस केमिकल में काम कर रहा है, तो उसको सारा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का केमिकल है, त्वचा पर गिर जाए तो हमको तुरंत दौड़ के क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए कि तेल डालना चाहिए कि क्या लगाना चाहिए, वहां पर किस तरह से प्रोटेक्शन करें। मान लो आग लग गया, तो आग लगने का अग्निशामक यंत्र जो बगल में फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, ठीक है, बालू का बाल्टी है कि नहीं है, वो पानी का जो हौज होता है, पाइप, वो सब है कि नहीं है, ये सब इसमें। फिर उस व्यक्ति को ट्रेनिंग भी जरूरी है, ठीक है, इक्विपमेंट भी जरूरी है उन सब से बचने के लिए। मान लो कि कुछ हो गया, मान लो किसी गैसियस प्लांट में काम करता है, कोई हजारडस गैस लीक किया एंड दैट गैस इज टॉक्सिक, तो उस टॉक्सिक गैस के इफेक्ट से बचने के लिए कोई ऐसी दवाई है जो कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, जैसे कि एंटीडोट, तो वो भी वहां पर अवेलेबल होना चाहिए साइट पर। तो अब बहुत सारा चीज है इसमें। ये भी है स्टोरेज के लिए क्या प्रोविजन है, जैसे आपने केमिकल प्रोड्यूस किया तो उस हजारडस केमिकल को, तो उस सब केमिकल के डब्बा पर या ड्राम में या कंटेनर पर लेबल लगाना होगा। खतरा का निशान हड्डी के नीचे खोपड़ी, खोपड़ी के ऊपर हड्डी, ये सब कॉशन, ट्रायंगल के अंदर देखे हो ये सब निशान, खतरा, ये सब तरह का आपको निशान लगाना होगा। प्रॉपर लेबलिंग करनी होगी केमिकल कंटेनर्स की, ओके। और हजारडस केमिकल और उसका स्टोरेज भी, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड है तो उसको भी उस प्रकार का प्रॉपर स्टोरेज कैबिनेट होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज कैबिनेट, जो हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उनके लिए कैबिनेट्स होता है, उससे ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है। और टेम्परेचर बाहर बढ़ेगा भी तो ऑक्सीजन है नहीं तो वो जलेगा नहीं। और आप लोग बोर हो गए क्या? अगर थक गए हो तो बोलो। नो सर। ठीक ठीक, वेरी गुड। तो हो गया, ये देख लिए मैन्युफैक्चर 89 वाला लॉ। 89 के बाद कौन आता है? कोस्टल, नहीं ये आएगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। तो हम अभी बताए ही आपको कि ये बेसिकली है आपका रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा, इसको EIA अलर्ट भी कहते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF, यह यूज करता है यह एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। ये नोटिफिकेशन 2006 का है, जिसमें कहा गया कि हर साल आपको यह नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, यह अलर्ट, ठीक है, या रिपोर्ट कह लीजिए, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये शुरुआत हुई 2006 से, और यह एक मेजर टूल है मिनिस्ट्री के लिए, और मिनिस्ट्री के बाबुओं को सोचने के लिए, काम पर तो लगाए हुए, भले सोचे नहीं सोचे, रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा कागज पर कुछ लिख कर, ओके, एज ए मेजर टूल फॉर मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ rapid industrialization on
एनवायरमेंट। कहने का मतलब हुआ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट हुआ एनवायरमेंट पर, उस एडवर्स इम्पैक्ट को कैसे हम मिनिमाइज कर सकें। ओके, तो इसमें बहुत सारे चीज हैं, लेकिन आप लोग उतना जानने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक, तो बेसिकली इसमें काफी सारे मतलब एक रिपोर्ट होता है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, क्या क्या हुआ इसमें, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक से भी पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चनर्स होते हैं। इसमें इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट ये सब को भी आइडेंटिफाई, एसेस, ये सब किया जाता है किस इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन की वजह से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुए। तो अब जो है आपका नेक्स्ट वन इज कोस्टल 2011 वाला है। कोस्टल यही है ना, कोस्टल जोन नोटिफिकेशन 2011। ठीक है, तो आप कोस्टल जोन जो है जानते हो, कोस्टल जोन क्या होता है? व्हाट इज कोस्टल जोन and what is the importance of coastal zone? Why coastal zone is very important? क्योंकि कोस्टल जोन जो है यह एक इंटरफेस है बिटवीन लैंड एंड वाटर। Therefore these zones are very important because a majority of the world's population inhabit such zones. Okay, और इसी कोस्टल जोन में ही फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का मिलन होता है। नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो वहां पर मीठा पानी और खारा पानी मिल रहा होता है। तो कई सारे स्पीसीज जो हैं, हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वह जीवन भर तो रहते हैं खारे पानी में, लेकिन प्रजनन करने के लिए आ जाते हैं मीठे पानी में। मछलियों के कई सारी वेराइटीज, स्पीसीज। तो इसलिए यह बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जो है समुद्र के किनारे पर एक क्रूशियल हो जाता है, एक बैलेंस है यहाँ पर। तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो कोस्टल जोन क्योंकि चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, देयरफॉर ए प्रॉपर कोस्टल रेगुलेशन जोन notification was required. So what it says, इसके लिए है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ। CRZ को डिफाइन किया गया कि CRZ किसको कहा जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, पहले 91 में इशू हुआ था यह नोटिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला जो भी आपको बताया। और इसमें उनको नेसेसरी स्टेप्स उठाने थे और ऐसे मेजर्स लेने थे जिससे कोस्टल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करें और कंजर्व भी करें। फॉर एग्जांपल, पहले